वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न और इस टेस्ट में हम सभी सब्जेक्टों के प्रश्नों पर फोकस करेंगे। ठीक है, और इसमें 20 प्रश्न है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी होगी, इसमें साइंस भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी। ठीक है, तो 1 to 20 तक है इसमें। और नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा उसको भी हम काउंट 21 से करेंगे, इस तरह से। 2024 का यूपीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, कंटिन्यूटी से, निरंतरता से सिलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है राशि और यह है एसआई मात्रक। आवृत्ति के सामने हर्ट्ज लिखा है, दाब के सामने पास्कल लिखा है, पदार्थ की मात्रा के सामने मोल लिखा है और शक्ति के सामने जूल लिखा है। कौन सा जो है इनकरेक्ट है इसमें? देखिए, आवृत्ति का तो हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। दाब का पास्कल होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल ही होता है, शक्ति का लेकिन वाट होता है, जूल नहीं होता है। यही आंसर है अपना डी। स्टेट पीसीएस में इसी तरह से प्रश्न आता है साइंस का। देखिए, हर्ट्ज यानी आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है जिसका उपयोग प्रति सेकंड दोलन की संख्या मापने के लिए किया जाता है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है जिसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है जिसका उपयोग परमाणुओं या अणुओं जैसी इकाइयों को गिनने में किया जाता है। और वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। जूल जो है वो ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक है, इसलिए डी इनकरेक्ट है। वही आंसर है अपना। कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? एग्जीक्यूट तो सबसे लास्ट में ही आना चाहिए। कंप्यूटर जिस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, सबसे पहले फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। ए है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट चक्र के माध्यम से निष्पादित करता है। यह कंप्यूटर का एक बुनियादी संचालन चक्र है। कंप्यूटर प्रोग्राम के क्रियान्वयन का क्रम देखें तो कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों को अपनी मेमोरी से प्राप्त करता है। कंप्यूटर यह तय करता है कि निर्देशों का पालन करने के लिए किन कार्यों की आवश्यकता है। कंप्यूटर उन कार्यों को निष्पादित करता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बैकअप का मतलब है? कंप्यूटर शब्दावली में बैकअप का मतलब है मूल स्रोत से किसी दूसरे गंतव्य पर डेटा कॉपी करके उसे सुरक्षित रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बैकअप का मतलब मूल स्रोत से किसी दूसरे गंतव्य पर डेटा कॉपी करके सुरक्षित रखना है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर पर मौजूद डेटा की कॉपी की जाती है। इस कॉपी को कहीं और रखा जाता है ताकि डेटा खो जाने पर उसे रिकवर किया जा सके। बैकअप की प्रक्रिया को बैकअप और रिकवरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्क्रीन पर किसी आइकन या चित्र की ओर इशारा करके माउस से उस पर क्लिक करने की विधि को पॉइंट एंड क्लिक कहते हैं। यह विधि संबंधित है। यह विधि किससे संबंधित है? यह विधि संबंधित है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। ठीक है, स्क्रीन पर किसी आइकन या चित्र की ओर इशारा करके माउस से उस पर क्लिक करने की विधि को पॉइंट एंड क्लिक कहते हैं। यह विधि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से संबंधित है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके जरिए उपयोगकर्ता कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत कर सकता है।
और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन, बटन, मेन्यू, विंडो और डायलॉग बॉक्स जैसे ग्राफिकल तत्व होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर, फ़ोन, लैप टैबलेट, कार और टीवी जैसे उपकरणों में किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई 2015 में। देखिए, वर्ष 2015 में देश में अनुसंधान क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को आधार बनाकर सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड का निर्माण करना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। ठीक है, परम शिवाय, परम 8000। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी या लाइकेनोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल से संबंधित है वो है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन है, जो माइकोलॉजी है वो कवकों का अध्ययन है, जो ब्रायोलॉजी है वो मांस और लिवरवर्ट्स यानी ब्रायोफाइट्स का अध्ययन है, और जो लाइकेनोलॉजी है नाम में दिख रहा है लाइकेन पर केंद्रित है, जो कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवी संबंध है। कवक मतलब जो मशरूम है, फफूंद है, ये सब कवक हैं, फंगस। 7वां प्रश्न है, सांद्र नमक के विलयन में रखी सब्जियां कुछ समय बाद संकुचित हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पराशरण के कारण वनस्पति कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, जब सब्जियों को अति पराशरणी दाबी विलयन जैसे सांद्रित नमकीन जल में रखा जाता है तो जल पराशरण के माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोशिकाओं के भीतर जल की सांद्रता समीपस्थ विलयन की तुलना में अधिक होती है। जल की कमी के कारण कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं यानी श्रिंक हो जाती हैं, जिससे सब्जियां शुष्क हुई या निर्जलित दिखाई देती हैं। तो सी करेक्ट हो गया। यह सिद्धांत सामान्यतः निम्नलिखित में देखा जाता है। अचार बनाना। ठीक है, अचार बनाने की प्रक्रिया में नमक का उपयोग उसको संरक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भोजन में निर्जलीकरण प्रक्रियाएं, मृदा से जल का जाइलम ऊतकों तक परिवहन, रक्त एवं समीपस्थ ऊतकों के बीच द्रवीय पदार्थों का विनिमय। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने में मदद करता है? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पादप हार्मोन्स हैं, इन पर भी प्रश्न बन जाता है। तो एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों के पकने, पत्तियों के झड़ने या पुष्पों में म्लानता को प्रोत्साहित करता है। ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन जो है कोशिका विस्तार, जड़ विकास और प्रकाशानुवर्तन को नियंत्रित करता है। जो जिब्रेलिन है वो तने की वृद्धि, बीज अंकुरण और फलों के आकार में वृद्धि को बढ़ावा देता है। जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा पत्तियों की जीर्णावस्था को विलंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टेटमेंट है। डीडीटी, डीडीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा इसमें सही होगा। यह है 3। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, यह वसा में घुलनशील जैव अनमनीकरणीय यौगिक है जो खाद्य श्रृंखलाओं में जैव आवर्धन से होकर संचारित होता है। जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, वसा में घुलनशील करेक्ट है। रेचल कार्सन की 1962 की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने इसके व्यापक पारिस्थितिक खतरों को उजागर किया। इसके दीर्घकालिक उपयोग को अंडों के खोल के पतले होने के चलते गिद्धों की संख्या में तीव्र ह्रास से संबद्ध माना गया है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही हैं।
ये पुस्तक भी याद रखिएगा, साइलेंट स्प्रिंग किसकी है? ये रेचल कार्सन की है। तीसरा वाला भी सही है। डीडीटी के संबंध में तीनों के तीनों सही हैं। डीडीटी एक सिंथेटिक कीटनाशक है जो बसा में घुलनशील और स्थायी है, जिससे यह जंतुओं के ऊतकों में संचित हो जाता है और खाद्य श्रृंखला के साथ जैव आवर्धन करता है। इसके पारिस्थितिक दुष्प्रभावों को रेचल कार्सन ने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में उजागर किया है, जिसने आधुनिक पर्यावरण सक्रियता की शुरुआत को चिन्हित किया है। दूसरा भी करेक्ट है। डीडीटी के कारण गिद्धों सहित अनेक पक्षियों के अंडे के खोल जो है वो क्षीण हो जाते हैं, जिससे प्रजनन विफल हो जाता है और उनकी संख्या में गिरावट देखी जाती है। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। विभिन्न देशों में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी भारत और अफ्रीका के कुछ भागों में प्रतिबंधित परिस्थितियों में वेक्टर नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? यह है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इसका जो रासायनिक सूत्र है N2O है। इसको लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसे सांस में लेने पर यह उत्साहवर्धक और हल्के संवेदनहारी प्रभाव उत्पन्न करता है करती है। इसका नाम उस हंसी से संबंधित है जिसका कुछ व्यक्तियों को सांस लेते समय अनुभव होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रमुख उपयोग अल्पकालिक शल्य क्रियाओं में संवेदनहारी के रूप में किया जाता है, यानी एनेस्थेटिक, किंतु इसके दीर्घकालिक श्वसन से मृत्यु हो सकती है। यह खाद्य एरोसोल में प्रणोदक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यानी प्रोपेलांट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम का किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया एकदम। देखिए, फलीदार पौधों में मूल ग्रंथिकाएं जो हैं वो राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध के कारण बनती हैं। ये करेक्ट हो गया। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जिनका उपयोग पौधे पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। राइजोबियम के अतिरिक्त एजिरोस्पिलम और एजिटोवेक्टर जैसे कुछ स्वतंत्र रूप से रहने वाले फ्री लिविंग जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस या विरल गैस का उदाहरण है? अक्रिय गैस होती है हीलियम, हाइड्रोजन नहीं है, और रेडान, जेनान, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। सी है इसका आंसर। नियॉन एक उत्कृष्ट यानी नोबल गैस है, जिसे अक्रिय गैस या विरल गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो यानी नोबल गैस या अक्रिय गैस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती हैं। परंपरागत रूप से इन्हें आवर्त सारणी में समूह शून्य में रखा गया है, क्योंकि खोज के दशकों बाद तक यह माना जाता था कि ये गैसें अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन नहीं बनाती। 7 उत्कृष्ट गैसों में शामिल हैं हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनान Xc, रेडान Rn और ओगेनेसन Og। याद रखना इनको। ये गैसें अपने स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण अत्यंत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें रंग, गंध, स्वाद से रहित और ज्वलनशील भी नहीं होती हैं। चलिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में 3 कथन है। इस योजना के तहत निम्न कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों के आधार पर चिन्हित जिलों को लक्षित करना शामिल है। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण के साथ संधारणीय कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। और तीसरा है कि इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अनुरूप अभिकल्पित किया गया है। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है,
तीसरा वाला ही गलत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अलग है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अलग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहली है, ये बात की है, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 की है। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटाइए, ये 18 की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका लक्ष्य 100 जिलों को कवर करना है। ये जिले 3 मापदंडों के आधार पर चुने गए हैं: कम उत्पादकता, कौमा मध्यम फसल गहनता और औसत से कम ऋण उपलब्धता। तो पहला वाला सही हो गया। इस योजना के 5 मुख्य उद्देश्य हैं, जिनमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ाना और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना व दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दोनों प्रकार के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। तो दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है, जो अभिसरण सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से त्वरित जिला स्तरीय परिवर्तन पर केंद्रित है। तो उसका अभिकल्पित नहीं है ये, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी कीटभक्षी पौधे। लगभग सभी कीटभक्षी पौधों को कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर मृदा कीटभक्षी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल, जो हॉर्टिकल्चर मृदा है वो कीटभक्षी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। सही है दूसरा वाला। लगभग सभी कीटभक्षी पौधों को अधिक आर्द्रता की आवश्यकता है। इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, कम आर्द्रता नहीं। गलत है। तो सही केवल दूसरा ही है, यहाँ पर बी है इसका आंसर। देखिए, कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कीटों को आकर्षित करने, फंसाने, उन्हें मारने और पाचन की अपनी क्षमता के लिए उल्लेखनीय होते हैं, जिससे वे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अधिकांश मांसाहारी पौधे उच्च आर्द्रता वाले पर्यावरण में उगते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। कीटभक्षी है तो मांसाहारी है। देखिए, इस आवश्यकता की पूर्ति एक इंडोर टेरारियम अथवा किसी आर्द्र क्षेत्र में स्थित बाह्य दलदली बगीचे में इनकी कृषि की जा सकती है। ठीक है। सामान्य उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर मृदा इन पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती। दूसरा सही है। इसके स्थान पर आदर्श रोपण माध्यमों में जीवित स्फॉग्नम मास, सूखे लंबे रेशे वाला स्फॉग्नम मास अथवा 3 भाग पीट मास और 1 भाग स्वच्छ, धारदार रेत का मिश्रण उपयुक्त माना जाता है इनके लिए। एक एग्जाम्पल है, नेफेंथिस प्रजातियां अधिक वायवीय मिश्रण पसंद करती हैं, जैसे लंबे रेशे वाले स्फॉग्नम को बागवानी, चारकोल, पलाइट अथवा वर्मीक्यूलाइड जैसे छिद्रयुक्त सामग्री साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। तो दूसरा वाला सही है। अगर ये नहीं समझ आया तो दोबारा पढ़ लीजिए या यहाँ समझ जाएंगे आप। मेन ये है। देखिए, कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण हमेशा याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। घटपर्णी या पिचर प्लांट, इसमें भी नेफेंथीज हो गया और सारसेनिया हो गया। बीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा भी कीटभक्षी पौधा है और ब्लैडरवर्ट भी कीटभक्षी पौधा है और बटरबॉर्ट भी कीटभक्षी पौधा है। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं, याद रखना इनको। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय नहीं है, यह है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, अंतःस्रावी तंत्र का एक छोटा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्राय मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न नियामक हार्मोन्स स्रावित करके थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय और वृषण जैसी कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था और इसमें 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य
हैं। 2015 में, ठीक है। 17 लक्ष्य थे इसमें, ठीक है, और 169 इसमें उपलक्ष्य थे या टारगेट्स थे। गोल 17, टारगेट्स 169। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें हम। दोनों के दोनों सही हैं ये। देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 169 टारगेट निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी मिटाना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। तो पहला और दूसरा सही है। क्या ये हो रहा है? क्या ये हो रहा है या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ समय बढ़ रहा है? चलिए 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। समृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाती है। समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास से तात्पर्य जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार से। कौन सा सही है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, किसी भी। देखिए समृद्धि सदैव विकास की ओर नहीं ले जाती, गलत है पहला स्टेटमेंट। समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास से तात्पर्य जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार से। केवल दूसरा वाला सही है। समृद्धि या आर्थिक वृद्धि हमेशा विकास यानी मानव विकास की ओर नहीं ले जाती। समृद्धि केवल आय या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि है, जबकि विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता में सुधार को दर्शाता है। उच्च आय, असमानता और जीवन स्तर में गिरावट के कारण आर्थिक वृद्धि के बावजूद गरीबी या सामाजिक असंतुलन बना रह सकता है। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। उदाहरण के रूप में समझें, यदि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ती है लेकिन आवास या सार्वजनिक सेवाओं में कोई सुधार नहीं होता, तो यह विकास के बिना वृद्धि को दर्शाता है। चलिए 18वां प्रश्न है। किस राज्य ने शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को एक वर्ष के भीतर शून्य गरीबी यानी जीरो पॉवर्टी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया था। तो विकल्प बी करेक्ट हो गया। अभियान का उद्देश्य, यह पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की पहचान करने और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता करने के लिए है। डिजिटल एकीकरण की बात करें तो शून्य गरीबी पोर्टल को फैमिली आईडी पोर्टल के साथ जोड़ा गया था, ताकि डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सके और ज़रूरतमंद परिवारों जिन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता है को कुशलता से सहायता प्रदान की जा सके। ये भले ही अक्टूबर 2024 का हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 2-2 3-3 साल तक के पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। एक और चीज़ याद रखिएगा, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने खुद को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री जो पहला राज्य है वो केरल है, ठीक है। और यहाँ प्रश्न क्या था? शून्य गरीबी यानी जीरो पॉवर्टी प्राप्त की है उत्तर प्रदेश ने, और एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री केरल, ये तो अभी रिसेंट का ही है, 25 का है। 19वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया था? ये 2024 में जॉर्डन को घोषित किया गया था पहला, और दूसरा पूछ ले तो 15 में घोषित किया गया था चिली को, याद रखिएगा। दो के अलावा और कोई नहीं है। एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के तहत जॉर्डन विश्व का पहला देश बन गया, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सितंबर 2024 में औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी समाप्त करने वाला देश घोषित किया गया था। तो पहला देश जॉर्डन सितंबर 2024 में, और दूसरा देश चिली मार्च 2026 में।
ये तो अभी रिसेंट का ही है। देखिए, कुष्ठ रोग जिसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरियल डिसीज है ये कुष्ठ रोग। यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए, हालांकि यह रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, यानी ट्रीटेबल है या क्योरेबल है, कह सकते हैं इसको। लेकिन अतीत में यह गंभीर सामाजिक कलंक से जुड़ा रहा है, जिससे रोगियों को भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। चलिए, 20वां प्रश्न है। प्रश्न करंट अफेयर्स का है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कब दिए गए? ये अगस्त 2025 में दिए गए। 3 स्टेटमेंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया। कुछ सही लग रहा है इसमें? देखिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार बिल्कुल कटहल को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को प्रदान किया गया, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया, ये भी ठीक है। तीनों के तीनों फिलहाल करेक्ट हैं ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, ये दिए गए 25 में, अगस्त 2025 में, और 2023 की फिल्मों के लिए दिए गए। प्रमुख विजेताओं में कटहल, जो कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी। एक चीज़ और ऐड कर लिएगा यहाँ, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को। सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए? द केरला स्टोरी के लिए। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। और जूरी प्रमुख कौन थे? आशुतोष गोवारिकर थे। ठीक है, आशुतोष गोवारिकर जूरी प्रमुख। जो जूरी जूरी मतलब कुछ सदस्य होते हैं जो ये घोषणा करते हैं कि किसको पुरस्कार पुरस्कार दिया जाएगा। तो वन लाइनर के रूप में अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म अगर पूछ ले तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये करण जौहर की मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो जानकी, बोडीवाला और उर्वशी। सर्वश्रेष्ठ संवाद दीपक किंगरानी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। ठीक है, ये OTT फिल्म थी। मुख्य भूमिका में अभिनेता थे मनोज बाजपेयी। जूरी प्रमुख आशुतोष गोवारिकर, इतना याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा 21 से स्टार्ट करेंगे, इसमें 40 तक। इस तरह से 100 प्रश्न कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। PDF सीरीज से जोड़ सकते हैं आप, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें।